हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास सभी बच्चे के लिए खास होने वाला है क्योंकि कल आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। उससे रिलेटेड हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए यानी कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे फटाफट अंदाज में, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना तेजी से हो सकेगा उतना तेजी से हम लोग क्या करेंगे, इस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप हाई लिख के भेजेंगे आपके पास लिंक जाएगा, आपको क्या करना है, दबा के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्लोनिंग स्थल को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग स्थल क्या होता है। क्लोनिंग स्थल क्या होता है, ये प्यारे बच्चों जो पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है ना, तो उसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर क्लोनिंग स्थल की बात करें तो क्लोनिंग स्थल क्या होता है, तो क्लोनिंग स्थल वह साइट है जहां डीएनए को यहां पे वेक्टर में डाला जाता है और प्रतिबंध एंजाइम क्या करता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है ना। ये कौन कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। जो प्रतिबंध एंजाइम सामान्यतः स्थल को क्या करते हैं, पहचानते हैं और विदेशी डीएनए को यहां पे सम्मिलित करने के लिए डीएनए को क्या करता है, काटता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल का मतलब क्या बाबू, पहचान करना, और पहचान करेगा तो कौन काटेगा, तो बाबू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, उसको काटेगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोनिंग स्थल कहते हैं। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि माइक्रो यहां पे इंजेक्शन को परिभाषित करें, है ना। माइक्रो इंजेक्शन को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, कि माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है इसके बारे में प्यारे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है ना, जिसमें पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम सारी चीजें हमने आपको बहुत पहले समझा रखी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। ठीक है, कि माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा तकनीक है जिसमें पुनर्योगज डीएनए को सीधे यहाँ पे क्या, जानवर के केंद्रक में क्या किया जाता है, अंतःक्षेपित किया जाता है ना। इससे एक ग्लास यहाँ पे माइक्रो पिपेट के माध्यम से विदेशी डीएनए सीधे एक जीवित कोशिका या जानवर के भ्रूण में क्या पहुंचाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग कहते हैं क्या, तो माइक्रो यहाँ पे इंजेक्शन इसी को कहा जाता है। कि जो पुनर्योगज डीएनए होता है ना, उसको सीधे यहाँ पे याद रखना है कि केंद्रक में क्या किया जाता है, अंतःक्षेपित किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो माइक्रो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए कि मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकारों के नाम लिखे। तो गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो गुणसूत्रीय विकार वो होते हैं जो गुणसूत्र अलग ना हो पाने के कारण प्यारे बच्चों ये गुणसूत्र मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग ना हो पाने के कारण किसी में ज्यादा गुणसूत्र चले जाएंगे, किसी में कम गुणसूत्र चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुणसूत्रीय विकार किस किस कारण से होता है, तो बाबू पहला होता है ट्राइसेमी के कारण, जिसमें क्या होता है कि मानव के शरीर में 46 गो गुणसूत्र होता है, लेकिन एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 47। तो इस ट्राइसेमी के कारण बाबू दो बीमारियां होती है। पहला होता है मतलब क्या, डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे मंदबुद्धि बुड़बक हो जाते हैं। और एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सब किसी में 44 प्लस यहाँ पे XY होता है। मान लीजिए मेल है, खास करके ये मेल में होता है, तो मेल में 44 प्लस XY होता है, लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि एगो X क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो ये आपको याद रखना है। तो दो हमसे पूछा गया है, तो पहला लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 2n-1 के कारण से होता है। एगो गुणसूत्र इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये ट्राइसेमी के कारण से होता है। तो बाबू इसमें क्या होता है, एगो गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपेरोन को परिभाषित करें तथा इसके संगठन जीनों के नाम बताएं।
ओपेरॉन को आपको परिभाषित करना है और इसके संगठन जीनों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि सबसे पहले पूछा क्या गया है कि ओपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संगठन जीनों के नाम बताएं। तो ओपेरॉन जीन एक यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, समवर्ती समूह है जो एक साथ डीएनए के अनुलेखन या ट्रांसक्राइब करता है एवं इसकी यहाँ पे याद रखना है कि चाप स्थायी मार्ग का इकाई की तरह यहाँ पे नियंत्रित करता है। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित जीन विद्यमान होते हैं। कौन कौन जीन विद्यमान होता है? तो नियंत्रक जीन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, प्रमोटर जीन भी हम लोग कहते हैं, प्रमोटर जीन भी रहता है, यहाँ पे ऑपरेटर जीन भी रहता है। किस में? तो बाबू ओपेरॉन में। अगला यहाँ पे देखिए संरचनात्मक जीन भी क्या रहता है, इसमें उपस्थित रहता है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल हम फ्री में दे देंगे। कहाँ पे मिलेगा? तो बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से मात्र एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अंदाज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, हमने क्या कहा, परिस्थितिक तंत्र हो चाहे जलीय हो, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या होता है, जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, इसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव के द्वारा होता है और जीवों की इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे याद रख लेना है कि उत्पादक जीव जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा लेते हैं, मतलब सौर ऊर्जा से ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जंतु क्या करते हैं कि इस घास को खाते हैं। ठीक है, जैसे हिरन हो गया है ना, खरगोश हो गया, ये सब क्या करते हैं, इसको खाते हैं। फिर यहाँ पे याद रखना है कि शाकाहारी जंतुओं को द्वितीय उपभोक्ता कोई मांसाहारी चीज क्या कर देता है, खरगोश को। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि शेर मतलब क्या, हिरन मतलब मान लीजिए कि खरगोश को क्या खा गया, तो बाबू मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं भेड़िया कोई खा गया, ये सब क्या करते हैं, लोमड़ी उमड़ी खा गया। ठीक है, यहाँ पे मांसाहारी जीव खाते हैं। और फिर इन्हीं उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं को क्या तृतीय उपभोक्ता खा जाते हैं। जैसे मांसाहारी बाबू तृतीय में भी आता है, जैसे शेर हो गया, जैसे लोमड़ी को क्या खा गया, शेर खा गया, है ना। तो ये तृतीय उपभोक्ता में बाबू आते हैं। और इस प्रकार के भोजन के रूप को ऊर्जा का प्रवाह जीव से दूसरे जीवों के सदा यहाँ पे एक पक्षीय दिशा में होता है और यह खाद्य श्रृंखला ही कहलाता है। तो ये आपको इतना क्लियर कर लेना है। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसका डेफिनेशन बनाया है कि अगर आपसे पूछा जाएगा खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, तो एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये जुड़े होते हैं जीव, है ना। और जीव को इन्हीं श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा ग्रहण करके प्यारे बच्चों उत्पाद जैसे पेड़ पौधे हो गया, अब इसको कोई प्यारे बच्चों शाकाहारी खरगोश या हिरन खाएगा, अब उसको कोई मांसाहारी जीव क्या करेगा, आके उसको खा लेगा। तो इस प्रकार के बाबू क्या होता है, ऊर्जा को जो प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक दिशा में होता है। क्लियर रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो जीन विनिमय क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित हुए जीन, है ना बाबू, याद रखना है कि जीन विनिमय क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में उपस्थित सभी जीन सामान्यतः रेखीय क्रम में स्थित रहते हैं एवं संलग्न जीन रहते हैं। यानी संलग्नता की बात करें प्यारे बच्चों, संलग्नता क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे वे उपस्थित जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो, बिना किसी बदलाव को बाबू क्या स्थानांतरित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। लेकिन एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित सभी जीन सामान्यतः रेखीय क्रम में स्थित मतलब रहते हैं एवं संलग्न रहते हैं। संलग्न जीनों का यहाँ पे याद रखना है कि पुनर्योजन किसी प्रक्रिया द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है, पैकेटीन की अवस्था में बाबू क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी को उर्वरा को बढ़ाता है, यानी जो जैव उर्वरक होता है बाबू, इससे आप क्या समझते हैं, और जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरा
को बढ़ाता है। यानी जैव उर्वरक की बात करें तो लिखिएगा कि जैव उर्वरक ऐसा जीव है जो मृदा मतलब मिट्टी में क्या पोषण तत्वों को बढ़ाता है। जो मृदा का मतलब क्या हो गया, मिट्टी में पोषक तत्वों को कौन बढ़ाता है, तो जैव उर्वरक बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रमुख स्रोत क्या हो गए, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और कवक हो गया। ये क्या होते हैं बाबू, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैव उर्वरक मृदा के फायदे क्या क्या है, तो भारतीय मृदा यानी भारत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थों की सदैव कमी बनी रहती है। निरंतर यहाँ पे निच्छालन तथा फसलों को उगाने में मृदा में यहाँ पे उपस्थित खनिज की कमी को मतलब क्या खनिज की कमी हो जाती है। मृदा में होने वाले इस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी को सूक्ष्म जीव दूर करने में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव दूर करने में सहायता करते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव ही है जो मृदा को पोषक गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे आप लोग समझे कि नहीं समझे, यानी बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक यहाँ पे याद रखने की एक जीव है जो मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कवक होते हैं। जैसे आप बताया गया है इसमें कि भारतीय मिट्टी में यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थों की सदैव कमी बनी रहती है। निरंतर निक्षालन फसलों के उगाने से मृदा में क्या जो खनिज पदार्थ होती है उसकी कमी होती है। ठीक है, मृदा में होने वाले इस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को सूक्ष्म जीव हो गया है ना, बैक्टीरिया हो गया, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो गया, चाहे कवक हो गया, इस सब पूरा करते हैं और वही क्या होते हैं, हमारे जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि अनुवांशिकता संशोधन फसल किस तरह से फायदा पहुंचाती है, ये आपको बाबू टिप्पणी लिखना है। ठीक है, कि जो बाबू ये 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इसी में मिक्स है, ध्यान में रखना है कि अनुवांशिकता संशोधन जो फसल होती है, जो जीएमओ होता है, जैसे जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है ना, यानी याद रखना है कि जो जीएमओ होता है, अनुवांशिकता संशोधित फसल किस तरह के फायदेमंद है, मतलब किस तरह से फायदेमंद है, इस पे टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले लिखिएगा ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनमें क्या हस्त कौशल यानी मानव के द्वारा क्या किया जाता है, कोई परिवर्तन किया जाता है ना, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अगर मानव के द्वारा कोई इनके जीन में छेड़छाड़ करके उनको बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, रूपांतरित जीव कहलाएंगे। ठीक है, इसे जीएमओ भी हम लोग कहते हैं और जीएमओ मतलब याद रखने की निम्नवत परिभाषित कर सकते हैं, यानी जीएमओ को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। रूपांतरित जीव का व्यवहार कोई बातों पर निर्भर करता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिस पे निर्भर करता है, जैसे परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति पे, खाद्य जाल पे निर्भर करता है, स्थानांतरित जीन की प्रकृति पे भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। अगला यहाँ पे लिखिएगा, इसी में का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पे टिप्पणी लिखना है तो इतना आप लोग लिखने के बाद लिखिएगा, है ना, कि अनुवांशिकता जो रूपांतरित जीव में अनुवांशिकता संशोधित फसल की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, इसकी विशेष भूमिका होती है। अनुवांशिकता संशोधित फसल वह फसल है जिसमें यहाँ पे याद रखना है कि ट्रांसजीन होता है। अनुवांशिकता संशोधित जो फसल होता है, जीएमओ वाला फसल होता है, उसमें क्या होता है, ट्रांसजीन पाया जाता है। ट्रांसजेनिक यहाँ पे याद रखने की फसल की अनुवांशिकता संशोधन फसल भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक फसल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता संशोधित फसल भी इसे कहा जाता है। ट्रांसजेनिक पौधे का उपयोग निम्न कारण में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग बहुत सारा है, जैसे रासायनिक कीटनाशकों तथा यहाँ पे पीड़ानाशकों पर निर्भरता को क्या करता है, कम करता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए पीड़कनाशी प्रतिरोध फसल का उत्पादन क्या करता है, सहायक सिद्ध होता है इससे। ठीक है, और दूसरा है कि ऐसे फसल का उत्पादन जिसमें ठंडा, सूखा, लवण, ताप, यहाँ पे ताप सहन करने की क्षमता हो जाती है ना। जैसे प्यारे बच्चों उसके जिन में क्या किया जाता है, छेड़छाड़ करके उसके अनुरूप बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएमओ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में क्या वृद्धि, उदाहरण जैसे यहाँ पे याद रखना है कि चावल के दाने में यहाँ पे देखिए विटामिन ए को क्या स्थानांतरित करना है, जैसे हमारा हो जाता है गोल्डन राइस में विशेष करके कौन सा बाबू विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। और गोल्डन राइस क्या है, तो बाबू ये भी तो वही है ना, इसके भी जिनमें छेड़छाड़ करके इसको बनाया गया है। तो ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमीबियासिस क्या है ना, एमीबियासिस क्या है, इसका कारण का नाम बतावे एवं इसके यहाँ देखिए रोग के लक्षणों का वर्णन करे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि एमीबिया है ना, एमीबिया पेचिस यहाँ पे याद रखना है कि एमीबिया पेचिस यहाँ पे एंट अमीबा यहाँ पे हेस्टुलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। पेट का दर्द इसमें, मल के साथ यहाँ पे क्या रुधिर युक्त यहाँ पे म्यूकस का आना, इसका क्या है लक्षण है। उचित यहाँ पे सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छ के द्वारा
इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है? तो कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है? तो कॉर्पस ल्यूटियम एक यहाँ पे याद रखना है कि अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है ना, तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करती है? ये स्रावित करती है। यही कार्य होता है किसका? तो कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का यही कार्य है कि यह एक क्या होता है? मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन को स्राव करती है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए कि निकोटीन क्या है बाबू? निकोटीन किसमें पाया जाता है? टुबैको में, तंबाकू में बाबू निकोटीन पाया जाता है। और ये क्या करता है? लत लगाता है। जो तंबाकू की लत है किसके द्वारा लगती है? तो निकोटीन की मात्रा के द्वारा लगती है। यानी निकोटीन क्या करता है? तो निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है, क्योंकि वह यहाँ आप देखिए एड्रेनलिन एवं नर यहाँ पे एड्रेनलिन के स्राव से क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़िए कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखे। यानी जैविक खाद के उपयोग से बाबू, जैविक खाद के उपयोग से 2 लाभ आपको बताने हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि जैविक खाद के उपयोग से निम्नलिखित 2 लाभ इस प्रकार है। यह प्रकृति एवं यहाँ पे क्या होता है? हानि रहित होता है। यह प्राकृतिक होता है और दूसरा इसमें हानि रहित होता है, हानि इससे नहीं होता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है ना, और इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? खाद्य उत्पादन होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। आगे रेड डाटा बुक क्या है? तो बाबू हमने आपको क्या पढ़ा है कि रेड डाटा बुक में जितने भी आपत्तिग्रस्त है, संकटग्रस्त है, विलुप्त हो चुके जितने भी पादप है, मतलब जो भी चीज है, इनको क्या किया गया है? जानवर है, इनको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आपत्तिग्रस्त प्राणी और पौधों की सूची एवं यहाँ पे देखिए जानकारी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है। इसे रेड डाटा बुक से नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत सरकार के यहाँ देखिए संस्थान, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेड डाटा बुक प्रकाशित किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या दुर्लभ हो चुके पौधों की सूची, प्राणियों की सूची है ना, आपत्तिग्रस्त, संकटग्रस्त, चाहे प्यारे बच्चों हो सका विलुप्त हो चुके प्राणियों की सूची, पौधों की सूची, इसमें क्या है? लिखा गया है, रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन का मुख्य लाभ क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन पूछा गया है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन का मुख्य लाभ क्या है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करें तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि ही क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सिंपल सा याद रखिएगा कि उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों संख्या में पादप अगर उत्पन्न हो रहा है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लाभ लिखिएगा कि सूक्ष्म प्रवर्धन विधि को यहाँ पे याद रखना है कि जर्म प्लाज्मा यहाँ पे भंडारा के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ना। इस विधि से यहाँ पे कम समय में एक अनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बड़े पैमाने पर क्या यहाँ पे क्या प्रोपोगेट किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। तो ये होता है हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? परिभाषित करें। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? इसको परिभाषित करें। तो क्रोमोसोम की संरचना संख्या पूर्ण यहाँ पे समुच्चय में होने वाली कोई भी बदलाव होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी याद रखना है कि क्रोमोसोम की संरचना में बहु संख्या पूर्ण समुच्चय में होने वाला कोई भी अगर बदलाव होता है तो इसी को क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। गुणसूत्रों में आकारकीय यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बदलाव, और गुणसूत्र की संख्या में क्या? परिवर्तन। तो ये क्या है बाबू? इसकी परिभाषा है और इसके ये प्रकार है। आगे बढ़ जाइए। अगला है कि जैल वैद्युत का यहाँ पे संचलन क्या है? जैल वैद्युत का संचलन क्या है? इसकी उपयोगिताओं के बारे में लिखे। तो जैल वैद्युत क्या होता है प्यारे बच्चों? जब डीएनए, हमने आपको बताया था कि जब पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। उसी प्रकार से इसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? तो जो डीएनए होते हैं उनके खंड को काटा जाता है, डीएनए को खंड किया जाता है, उसके बाद से इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको गुजारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रतिबंध जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, जो डीएनए को विशेष स्थान से काटता है ना, टुकड़े कर देता है, इन खंडों को जिस यहाँ पे तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जैल वैद्युत संचलन कहते हैं। यानी जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज है डीएनए खंडों को काटता है, ठीक है, जब डीएनए खंडों को काटता है तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि
जिस तकनीक द्वारा उसे अलग कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विद्युत संचलन कहते हैं। ठीक है, उपयोग यहाँ पे लिखिएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम के रूप में आजकल एगारोज का उपयोग किया जाता है। एगारोज समुद्री घास से निकलने वाला एक यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसकी एक उपयोगिता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला यहाँ पे द्विरूपता एवं बहुरूपता के अंतर को उदाहरण के साथ समझाए, है ना। द्विरूपता क्या है और पूछा गया है कि बहुरूपता क्या है ना, उदाहरण के साथ समझाए। तो द्विरूपता क्या है, तो कोई जीवों में नर एवं मादा की माप, है ना, आकार तथा आकृति में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे पुरुष और स्त्री, गाय और बैल, है ना, आदि। एक ही जीव के दोनों रूप होने पर उसमें क्या द्विरूपता कहते हैं। यानी एक ही जीव के एक ही नस्ल के दोनों हैं लेकिन दोनों अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे, द्विरूपता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुरूपता क्या होता है कि जब एक ही जीव के बहुत से रूप होते हैं, है ना, जब एक ही जीव के बहुत से रूप होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। जैसे समाज मतलब क्या, यहाँ पे याद रखना है, सामाजिक कीटों जैसे मधुमक्खी, दीमक, ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के बहुत सारे होते हैं, एक ही प्रकार के बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे दीमक दिखेगा सब देखने में एक समान लगेंगे, है ना। मधुमक्खी देखिएगा आपको कोई भी पहचान नहीं आएगी। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे बहुरूपता होते हैं। और द्विरूपता जैसे हमारे प्यारे बच्चों, पुरुष स्त्री दो रूप, है ना, पुरुष स्त्री दो रूप, गाय बैल दो रूप, है ना। यानी ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, द्विरूपता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, गिर यहाँ पे याद रखना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जिम कार्बेट मतलब क्या नेशनल जो पार्क है बाबू, उद्यान है, वो उत्तराखंड में है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये 4 पूछा गया है, 4 आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित बीमारियों के रोगजनक के नाम लिखे। यानी क्षय रोग हवा के कारण से फैलता है और ये किसके कारण से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के कारण से क्या होता है, क्षय रोग फैलता है। और क्षय रोग का प्रसार किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। रोकने के लिए इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन की जरूरत पड़ती है। फलेरिया की बात करें, ये मच्छर के काटने से होता है। और प्यारे बच्चों विचेरिया यहाँ पे ब्रांकोप्टाई होता है, ये भी आपको याद रखना है। एड्स प्यारे बच्चों याद रखना है कि HIV वायरस के कारण से फैलता है, ये आप लोग याद रखना है। दाद अगर पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखना है कि ट्राइफिकाइना, यहाँ पे क्या है, ट्राइकाफाइन, यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रोस्पोरम। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एपिड यहाँ पे मार्फटिन। और यहाँ पे देखिए जेनेरा, इसके कारण से ये फैलता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अनिषेक जनन के बारे में कई बार पढ़ा चुके हैं कि युग्मक संलयन नए जीवों को बनाने के लिए आवश्यकता है ना, आवश्यक होती है। यानी युग्मक संलयन नए जीवों को बनाने के लिए आवश्यक होती है। फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन के अगर बाबू क्या हो जाए, नए जीवों का निर्माण हो जाए। अगर बिना निषेचन के नए जीवों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन कहेंगे। अगर बिना निषेचन के नए जीवों का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अनिषेक जनन के कुछ उदाहरण है, मधुमक्खी, है ना, यहाँ पे याद रखने के रोटी फर्स, है ना, पक्षी में टार्क, है ना, कुछ छिपकलियां, इन लोगों में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। यानी मध्य चक्र क्या होता है और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को हम लोग मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, ये सब में क्या होता है, मध्य चक्र पाया जाता है। ठीक है, चीता, हिरण, चूहा, भेड़, इस समय क्या होता है, मध्य चक्र पाया जाता है। इस प्रकार का चक्र जब यहाँ पे प्राइमेट में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी इस प्रकार का जो चक्र अगर प्राइमेट की मादा में पाया जाएगा तो उसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहेंगे। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों याद रखना है कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, है ना, इन सब में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बहुविकल्पता के बारे में क्या करना है, उदाहरण लिखना है। बहुविकल्पता क्या होता है, तो किसी लक्षण की वंश गति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन अलील द्वारा होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुविकल्पता कहते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि किसी लक्षण की वंश गति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन या एलील द्वारा होता है तो इस स्थिति को हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मानव में AB और रक्त समूह क्या है, तो बाबू ये बहुविकल्पता का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि
मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त विवरण दें। तो मधुमक्खी पालन क्या है, सबसे पहले समझिए कि मधुमक्खी पालन क्या होता है। तो बाबू याद रखना कि मधुमक्खी पालन क्या है, तो आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रतिबंध यहाँ पे प्रबंध मधुमक्खी पालन कहलाता है। बाबू ये सब किस लिए है, तो खाद्य उत्पादन की बढ़ाने की एक कार्य नीति है, क्योंकि इससे क्या होगा कि मधुमक्खी पालन होगा तो इससे क्या होगा, शहद का निर्माण होगा, मोम का निर्माण होगा, है ना। तो बाबू मधुमक्खियों को पालना, उसको पोषण देना, है ना प्यारे बच्चों, उसको देखभाल करना, है ना, तो यही सब क्रिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी से हमें शहद या मधु मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए कि मधुमक्खियों की प्रकृति तथा यहाँ देखिए स्वभाव का ज्ञान आपको होना चाहिए कि मधुमक्खी कौन सी है जो ज्यादा मधु का उत्पादन करेगी, ठीक है। मधुमक्खियों के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन आपको करना पड़ेगा। मधुमक्खियों को पकड़कर उन्हें छत्तों में रखना, यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न यहाँ पर देखिए विभिन्न मौसम में छत्तों का यहाँ पे प्रबंध करना कि हर मौसम में कैसे छत्तों को रखना, ये सब प्रबंध करना, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सहभोजिता को एक उदाहरण देके समझाइए कि सहभोजिता क्या होता है। सहभोजिता, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब ऐसा समूह जिसमें दोनों पार्टनर को क्या हो, लाभ हो, तो उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, है ना। यानी दोनों पक्षों को जिसमें लाभ हो तो उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। लिखिएगा कि जब किसी समूह में दोनों पार्टनर क्या हो, लाभवंत होता है, तो वैसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे याद रखना है कि बिगुला एवं भैंस, है ना, भैंसों के शरीर पे यहाँ पे क्या बकुला हो जाएगा, बकुला, है ना, बकुला, यानी प्यारे बच्चों क्या होगा कि उससे मतलब भैंसों के शरीर पे बिगुला लिख दीजिए चाहे बुगला जो भी लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि उन लोगों में क्या होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं और ये सब जितने भी होते हैं ना, चिड़िया उड़िया, है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं, तो उन लोग का पेट भरता है और वैसे भैंसों को भी फायदा है कि उनके शरीर से क्या हो रही है, कीड़े निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें, यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीव जैसे यहाँ पे जीवाणु, पादप या जंतु कोशिका अथवा इसके घटक या एंजाइम का क्या है उपयोग यहाँ पे मानव कल्याण के लिए अगर किया जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीव जैसे जीवाणु, पादप, जंतु कोशिका अथवा इनके अपघटक या एंजाइम का उपयोग अगर मानव कल्याण के लिए हो रहा है, तो इस प्रकार के बाबू क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग बाबू जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना। अगर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वर्णता क्या है, इसके लक्षण लिखिए, इसके प्रकार यानी इसके मतलब लिखिए, और किस प्रकार का रोग है, यह किस प्रकार का रोग है। सबसे पहले वर्णता, वर्णता में बाबू रोगी लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता है। तो लिखिएगा वर्णता यह आंखों की एक बीमारी है। इस रोग से ग्रसित रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। इस रोगी से यहाँ आप देखिए संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है एवं यहाँ पे सामान्य दृष्टि वाले एलील के समझ यह यहाँ पे अप्रभावी होता है। यह एक क्या है, मंडलीय, क्या कहने का मतलब क्या, मेंडलीय क्या है बाबू, विकार है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्णता क्या है, तो वर्णता क्या होता है, एक आंखों की बीमारी होती है जिसमें रोगी क्या करता है, लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। और ये किस पे पाया जाता है, ये जिन एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एवं सामान्य दृष्टि वाले एलील समझ एवं मतलब समझ यह अप्रभावी होता है, और यह एक क्या होता है, मेंडलीय विकार होता है। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। अगला की पुनर्वृत्ति का सिद्धांत बाबू क्या है, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत को किसने दिया था, तो एक हेकल साहब वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक जो मनुष्य है ना, यानी प्रत्येक जंतु, यहाँ पे याद रखना है कि प्रत्येक जंतु जो होता है अपने भ्रूणीय विकास में ना अपने जातीय विकास मतलब क्या, अपने जातीय मतलब इतिहास को क्या करता है बाबू, दोहराता है। यानी इन्होंने क्या कहा था, पुनरावृत्ति सिद्धांत, इसमें सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय यहाँ पे क्या परिवर्धन में ऐसी सभी प्रस्थाओं से गुजरता है जिन प्रस्थाओं से उनके पूर्वज क्या हुए होंगे, धीरे धीरे विकसित होकर बने होंगे, ठीक है। ये इनका क्या था, सिद्धांत था। इसके आधार पर यहाँ पे हैकल नामक यहाँ पे वैज्ञानिक ने पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने यहाँ पे भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास को क्या करता है, दोहराता है, किंतु इसके कुछ पद यहाँ पे संक्षिप्त होते हैं या कुछ यहाँ पे रूपांतरित हो जाते हैं। यही है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और पुनरावृत्ति के सिद्धांत को हैकल साहब ने दिया था। और हैकल साहब ने क्या बताया था बाबू, तो हैकल साहब ने यही बताया था कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपनी जातीय विकास को दोहराता है। जैसे आज
सभी मनुष्यों का भ्रूण होता है कि देखने में एक समान होता है, उसी प्रकार से हमारे पूर्वज जो होंगे उनका भी भ्रूण वैसा ही होगा। जैसे मछली का अंडा मान लेते हैं कि शुरू में क्या होता है कि सभी एक ही समान दिखते हैं, तो वैसे ही पूर्वज का भी हुआ होगा। ये बाबू होता है किसका, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है कि जीन कोष से आप क्या समझते हैं। तो जीन कोष क्या होता है, तो किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन, उस आबादी को जीन कोष कहते हैं। यानी किसी भी प्रजाति विशेष एक यहाँ पे समष्टि या आबादी में स्थित जितने भी जीन है ना, उस आबादी को क्या कहेंगे, जीन कोष कहेंगे। जीन कोष के कुछ जीन में वातावरणीय कारक से कुछ यहाँ पे बदलाव आ सकता है, जिनमें होने वाले ऐसे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगति क्या होते हैं, संचरित होते रहते हैं। तो ये आपको बाबू ध्यान में रखना है। हम फटाफट करा रहे हैं क्योंकि टाइम का भी आपके पास महत्व है, क्योंकि बाबू टाइम तो आपके पास बचा ही नहीं है, कल ही तो आपका एग्जाम है, तो इसलिए फटाफट से करा रहे हैं। ठीक है। अगला कि संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो डीएनए से हमने क्या बताया कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का बनना, है ना, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का बनना। बाबू डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, तो बाबू याद रखना है कि इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंपल सा आप एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा कि डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, तत्पश्चात उसके बाद डीएनए रज्जु अलग होकर सांचे के समान कार्य करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई श्रृंखला के क्षारक क्रम व्यवस्थित हो जाते हैं और हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि डीएनए क्या है, इसकी संरचना का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए क्या है और इसकी संरचना का वर्णन करें आप। तो डीएनए प्यारे बच्चों आपको साथ दिख रहा होगा, पहला सिरा होता है 5' से 3' और दूसरा सिरा होता है 3' से 5'। ठीक है। डीएनए की यहाँ पे द्विकुंडली संरचना जो जेम्स वाटसन तथा यहाँ पे याद रखने की मतलब क्या, वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया था। बाबू डीएनए की संरचना किसने प्रस्तावित किया, वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया, है ना। इस यहाँ पे देखिए संरचना में 2 न्यूक्लियक अम्ल यहाँ पे श्रृंखलाएं परस्पर क्या होती है, कुंडलित रहती है, यानी जुड़ी रहती है। एक दूसरे से क्षारक युग्म के साथ मध्य निर्मित मतलब क्या निर्मित होने वाले हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये जुड़ी रहती है। यानी प्यारे बच्चों डीएनए में क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, पहला सिरा होता है 5' से 3', दूसरा 3' से 5'। और डीएनए में प्यारे बच्चों याद रखने के थाइमीन बाबू डबल बॉन्ड के साथ, बारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या ग्वानिन के साथ, ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं, यही बता रहा है। चूंकि हाइड्रोजन बंधन का निर्माण क्षारकों के विशिष्ट युग्म के माध्यम से ही होता है, अतः दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। एडेनिन सदैव थाइमीन के साथ यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से निर्मित रहता है, और जबकि यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बनता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी है, आप लोग फटाफट से इसको लिख दीजिएगा। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि पुनर्योगज डीएनए को आपको क्या करना है, संक्षेप में क्या करना है बाबू, विवरण देना है ना। कि डीएनए बाबू पुनर्योगज डीएनए आखिर होता क्या है, तो लिखिएगा कि प्रतिबंध एंजाइम, है ना, डीएनए को काटा गया था, है ना। जो प्रतिबंध एंजाइम जैसे एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को काटता है, उससे प्लाज्मिड को भी काटा जाता है। यानी जो प्लाज्मिड होता है उसको भी क्या कहा जाता है, काटा जाता है। इसके प्लाज्मिड का एक टुकड़ा काटकर अलग हो जाता है, प्लाज्मिड का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया जाता है। शेष बचे हुए बड़े भाग में डीएनए को कटे हुए टुकड़े को एंजाइम लाइगेज की मदद से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड जिसमें डीएनए टुकड़े को जोड़ा गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि सहलंगता को परिभाषित करें। तो सहलंगता क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित वे जीन जो बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, सहलंगता कहते हैं। और ये मेंडल के लिए नियम के लिए अपवाद था एक, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सहलंगता किसे कहते हैं, तो एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित वे जीन जो बिना किसी बदलाव के क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो लिखिएगा एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय यहाँ पे एक दूसरे के बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित रहते हैं, एक दूसरे को हम लोग क्या सहलग्न होते हैं। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सहलंगता कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा।
अगला कि लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करे। लैमार्क का सिद्धांत क्या कहता है, तो लैमार्क का मत था कि जिराफ की पूर्वजों की गर्दन छोटी थी तथा वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास में लगे रहते थे, ये लैमार्क का कहना था। जबकि डार्विन का कहना था कि डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई क्या थी, भिन्न भिन्न थी। लंबाई में यह भिन्नता यहाँ पे क्या विभिन्न विभिन्न कारण थी, यह विभिन्नता क्या थी, वंशगति थी। यानी बाबू लैमार्क ने कहा कि जिराफ की गर्दनें पहले छोटी थी, ठीक है, और वो लोग पत्ती को खाने के लिए अपने गर्दन को लमड़ाते गए। जबकि यहाँ पे किसने कहा, डार्विन ने ये कहा कि जो जिराफ थे ना, जिराफ अलग अलग प्रकृति के थे। किसी जिराफ की गर्दन लंबी थी, किसी जिराफ की गर्दन क्या थी, छोटी थी, है ना, यानी अलग अलग प्रकार की थी जिराफ की गर्दनें। जबकि इनका कहना यह था कि पहले जिराफ की जो गर्दनें थी वो क्या थी, छोटी थी, और वो जैसे जैसे क्या करने लगे, पत्तों को खाने के लिए अपना गर्दन लमड़ाते गए, क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि उनकी गर्दनें क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक है, अब देखिए लैमार्क ने कहा कि बाद में वंशजों के जिराफों की गर्दन यहाँ पे लंबी हो गई, अथवा यहाँ पे पूर्णता यहाँ पे क्या पूर्वरत भोजन हेतु पतियों तक पहुंचने की यहाँ पे चेष्टा करते रहते थे। यानी इन्होंने क्या कहा, लैमार्क ने कहा कि बाद में यहाँ पे याद रखना है कि इनके वंशजों की जो जिराफ के वंशज थे ना, उनकी गर्दनों क्या हो गई, लंबी होती गई। यानी जैसे जैसे वो पत्तियों को यानी पेड़ों को यहाँ पे खाने के लिए अपना गर्दन उठाते गए, लमड़ाते गए, उनकी गर्दनें क्या हो गई, लंबी होती गई। इसके विपरीत डार्विन का मत ये था कि प्रतिस्पर्धा एवं यहाँ पे प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रह गए, बाकी क्या हो गए बाबू। इनका कहने का मतलब यह है कि बाबू अनुकूलता के समय, यानी कहने का मतलब क्या कि इन्होंने कहा, इसके विपरीत डार्विन साहब ने ये कहा कि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या हो गए, मर उड़ गए, है ना, और जो इसके अनुकूल मतलब लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे वो जिंदा रह गए। ठीक है, अगला देख लीजिए कि लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशज में यहाँ पे उनकी लंबाई बराबर बढ़ती ही रह गई, है ना। किंतु डार्विन ने कहा कि यहाँ देखिए स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए, बाकी प्यार बच्चों वो जितने भी छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो मतलब मर गए, है ना। तो ये क्या है, दोनों में प्यार बच्चों विभेद है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि असमजात अंग क्या है, इनके दो यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करें। असमजात अंग क्या होता है, जिसका बाबू कार्य समान नहीं हो, है ना, जिसका कार्य समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो, है ना, जिसका प्यार बच्चों शारीरिक संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन कार्य समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमजात अंग, या उसे असमृति अंग भी कहते हैं। जैसे तितलियों का और पक्षियों का डायना, इनका क्या है, संरचना अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, समान है, दोनों उड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, मछली के पंख और डॉल्फिन के पंख, ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, दोनों देखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, समान है। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे समजात अंग, असमजात अंग या असमृति अंग। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एडिनोसिस, यहाँ पे एडमिनेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना, एडिनोसिस एडमिनेस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो लिखेगा एडिनोसिस एडमिनेस एक एंजाइम है जिसका उपयोग जिन चिकित्सा में सर्वप्रथम 1990 में किया गया था, है ना, एक 4 वर्षीय लड़की में जिसमें इस एंजाइम की कमी थी। यह यहाँ पे एंजाइम रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक द्वारा यहाँ पे याद रखना है कि एडिनेसिस यहाँ पे एडिमिनेज एंजाइम की कमी को पूरा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एडिनेसिस यहाँ पे क्या डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो लिखिएगा एडिनेसिस डीएमिनेज एक एंजाइम है, एक प्रकार का ये एंजाइम होता है जिसका उपयोग जिन चिकित्सा में सर्वप्रथम 1990 में किया गया था। एक 4 वर्ष की लड़की थी, है ना, इसमें इस एंजाइम की कमी थी, तो बाबू इसमें क्या किया जाता, इसके द्वारा सही किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि परजीवी मतलब क्या, परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव को वर्णन करेगी। जो परजीवी जंतु होते हैं, है ना, जिनके जिन में छेड़छाड़ करके बनाया गया है, उनके हानिकारक कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो लिखिएगा कि परजीवी जंतुओं के प्रमुख कुप्रभाव निम्नलिखित है कि प्रोटीन विभाजन जीवों में प्रवेश कराए गए जीन द्वारा यहाँ पे पॉलीप्लाइड यहाँ पे संश्लेषण के अलावा प्रोटीन तथा यहाँ पे याद रखना है कि एंजाइम्स की क्या होती है, एंजाइम्स का क्या होता है, संश्लेषण होता है। मानव अंग यहाँ पे याद रखना है ऑटो यहाँ पे ग्राफ्ट यहाँ पे आइसोग्राफ्ट द्वारा वृक्क यकृत यहाँ पे हृदय जैसी यहाँ पे विस्थापन अंगों प्राप्त किया जाता है। हालांकि ऐसे अंग की वृद्धि बाबू क्या नहीं हो पाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मानव क्लोनिंग, आजकल किसी भी जीव का क्लोनिंग करना संभव हो पाया है,
पर यह यहाँ पे परिवार तंत्र को यहाँ पे बर्बाद कर देगा। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है, ये क्या है, कुछ हानिकारक दुष्प्रभाव है। आगे बढ़ जाइए अगला कि ट्रांसजेनिक जंतुओं को क्या क्या लाभ है ना। ट्रांसजेनिक जंतु जिनके छेड़छाड़ में क्या, जिनमें छेड़छाड़ करके बनाया जाता है, इनके लाभ क्या है। तो अब वो किस लिए बनाया जाएगा, अगर बाबू कोई गाय बनाया जा रहा है, ट्रांसजेनिक गाय है, तो उसे किस लिए, कि वो ज्यादा दूध उत्पादन देगी, है ना, ज्यादा दूध उत्पादन देगी। तो लिखिएगा कि ट्रांसजेनिक जंतु अधिक मात्रा में, यहाँ पे याद रखना कि प्राकृतिक प्रोटीन युक्त दूध देती है, ठीक है। इस प्रकार से जंतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो जाता है। इसमें प्राप्त जंतु अधिक क्रियाशील होते हैं। ये जंतु किसान के लिए आधार स्तंभ होते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है, ये क्या है, हमारे लाभ है। आगे बढ़ जाइए अगला कि यहाँ पे परजीवी गाय का नाम लिखे जिसमें इसमें कौन सा विशिष्ट प्रोटीन होता है। यानी परजीवी गाय का नाम क्या है, रोजी है बाबू। परजीवी गाय का नाम क्या था, पहला परजीवी गाय जिसका नाम क्या था, रोजी था, है ना। इसके दूध में यहाँ पे याद रखना है कि लेक्टो एल्बुमिन प्रोटीन निहित होता है। इसके बाबू दूध में क्या रहता है, लेक्टो एल्बुमिन प्रोटीन निहित रहता है, ये आपको क्लियर रखना। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि जिन चिकित्सा तथा यहाँ पे याद रखना है कि आणविक निदान में अंतर स्पष्ट करें। यानी जिन चिकित्सा क्या होता है और आणविक निदान में इसके अंतर स्पष्ट करना है। तो जिन चिकित्सा क्या होता है कि जिन चिकित्सा का उद्देश्य सीधे आपके जीन में परिवर्तन करके किसी बीमारी का इलाज करना। यहाँ पे इसमें जीन का एक यहाँ देखिए स्वस्थ प्रतिलिपि पेश करना, दोषपूर्वक जीन की यहाँ पे क्या मरम्मत करना, यहां तक कि यहाँ पे हानिकारक जीन को चुप कराना भी शामिल हो सकता है। और यह यहाँ पे याद रखने जासूस की तरह है जो यहाँ पे समान मतलब क्या, यहाँ पे समस्या को उसके स्रोत पर ही ठीक करने के लिए उन यहाँ पे देखिए सुरागों का उपयोग करता है। तो ये आप लोग याद रखना कि जिन चिकित्सा में आणविक निदान मतलब आणविक निदान अंतर स्पष्ट करे तो लिखिएगा कि जिन चिकित्सा क्या होता है कि जिन चिकित्सा का उद्देश्य सीधे आपको जिन में परिवर्तन करके किसी बीमारी का इलाज करना होता है। इसमें जिन की एक स्वास्थ्य प्रतिलिपि पेश करना, दोषपूर्वक जिन की मरम्मत करना, यहां तक कि हानिकारक जिन को चुप रखना भी इसमें शामिल होता है। और यह जासूस की तरह है जो यहाँ पे समस्या को क्या करता है, उसके स्रोत पर ही ठीक करने के लिए उन यहाँ पे याद रखने के सुरागों का उपयोग करता है। अनुवांशिक रोग तथा यहाँ पे कुछ कैंसर का भी उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि आणविक निदान क्या होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी हमने जिन चिकित्सा पढ़ा, अब पढ़ेंगे आणविक निदान। आणविक निदान किसी बीमारी के मूल कारण की पहचान करने के बारे में, यह यहाँ असमानता को पता लगाने के लिए डीएनए या आरएनए जैसे अणुओं का विश्लेषण करने वाली तकनीक का उपयोग करता है। इससे डॉक्टर को अनुवांशिक बीमारियां, यहाँ पे संक्रमण रोगी और यहां तक कि कुछ कैंसर तक का निदान करने में इससे क्या मिलता है, मदद मिल सकती है। तो ये क्या होता है, हमारा आणविक निदान होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए जिन थेरेपी का वर्णन करें तो जिन थेरेपी क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। तो लिखिएगा कि किसी जीव के अनुवांशिक दोष के उपचार हेतु यहाँ पे याद रखना एक या अधिक यहाँ पे क्या सामान्य जीवों को कायिक कोशिका में प्रवेश करना जिन चिकित्सा कहलाता है। जिन चिकित्सा का सर्वप्रथम उपयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। यहाँ पे याद रखना कि जिसमें यहाँ पे एडिनोसिस यहाँ पे डीएमिनेस की कमी हो गई थी, है ना। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। जिन चिकित्सा में टी लिम्फोसाइट को लेकर इससे सामान्य यहाँ पे डियोनेसिस यहाँ पे एडमिनेस जिन को क्या किया जाता है, ट्रांसफेक्ट किया जाता है। इस विधि द्वारा लड़की के यहाँ पे एडिनेसिस यहाँ पे डीएमिनेस की कमी को क्या किया गया, दूर किया गया। इस चिकित्सा द्वारा बहुत सारे जिन विकारों को दूर कर कई तरह के अनुवांशिक रोगों से बचाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, जीन थेरेपी होता है। जीन थेरेपी का मतलब यही होता है कि किसी जीव के अनुवांशिक दोष के उपचार हेतु एक या अधिक सामान्य जीवों की कायिक कोशिका में प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि रोजनिवृत्ति किसे कहते हैं। तो बाबू जब महिलाएं 40 वर्ष की आयु में मध्य चक्र क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है, धीरे धीरे यह अचानक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह स्थिति यहाँ पे याद रखना एस्ट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। रोजनिवृत्ति के पश्चात स्त्री यहाँ पे गर्भ धारण करने में असमर्थ होती है, इसलिए प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत पुरुष में शुक्राणु निर्माण अंतिम समय तक होते रहता है, किंतु मैथुन की क्रिया क्या हो जाती है बाबू, आयु के साथ इनकी कम हो जाती है। ये भी आप लोग बाबू क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि युग्मनज किसे कहते हैं, यह कैसे बनता है। तो शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, इस युग्मनज के बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाता है। भ्रूण कोश यहाँ पे याद रखने केंद्रक में वृद्धि होकर बीज को भ्रूण बना मतलब क्या
बीज को यहाँ पे भ्रूणपोष बना देता है। ठीक है, यहाँ पे उचित समस्या पर अंड को यहाँ पे एक शुक्राणु का जब यहाँ पे वहन फ्लोपियन नलिका में होता है उस समय मिलने वाले मतलब क्या मिलान होने पर दोनों संलयन द्वारा क्या युग्मनज बनाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि युग्मनज किसे कहते हैं। तो जब प्यारे बच्चों ये तो किताबी भाषा हो गया ना, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं कि शुक्राणु तथा अंडाणु जब निषेचत होते हैं तो क्या बनता है, जब शुक्राणु और जब यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, जब मानव वृषण मतलब मानव का शुक्राणु और मतलब मादा का अंडाणु जब आपस में मिलता है तो निषेचन होने पर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। सिंपल सा आप लोग लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में अगर विभाजन कर यहाँ पे क्या करता है, जब ये विभाजन करता है तो भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का यहाँ पे भ्रूणपोष क्या करता है, बना देता है। तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। तो बाबू कूट फल क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो कूट फल क्या होता है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं सेब। सेब क्या होता है, इसका अंडाशय से ना होकर क्या होता है, किसी अन्य भाग से होता है। जैसे नाशपाती, सेब, ये क्या होते हैं, कूट फल के एक उदाहरण है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, इसका विवरण दें। अनुकूलन का मतलब क्या कि उसमें अनुकूलित आप रह पाते हैं कि नहीं, उसके अनुकूल आप हैं कि नहीं, यानी सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए, है ना, सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उस जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ने में क्या करता हो, मदद करता हो। तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण लिखे, है ना। टाइफाइड बीमारी का बाबू रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचारों के बारे में लिखे। तो टाइफाइड सबसे पहले यहाँ पे याद रखने की संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो साल्मोनेला टाइफिक जीवाणु के कारण क्या होता है बाबू, फैलता है। लक्षण में क्या होगा, सिर दर्द होगा, आमाशय दर्द होगा, है ना, ये सब होगा। संक्रामक की विधि क्या होगा, तो यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मलमूत्र में पाया जाता है, जो घरेलू मक्खियां यहाँ पे रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पे बैठकर उसे दूषित कर देती है, जिससे बीमारी क्या होता है, फैलता है। उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा मतलब क्या किया जा सकता है। रोगी को यहाँ पर देखिए तला भोजन देना चाहिए। इसमें क्या, रोगी को तला भोजन देना चाहिए, यह आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कि जलोप विधि, मृद विधि तथा यहाँ पे समोद विधि के बारे में लिखे। तो जलोप विधि पौधा वे होता है, यानी जलोप विधि वे होते हैं जो पौधा केवल जल में क्या करते हैं या अत्यधिक नम मिट्टी में अपने आप को क्या जीवित रखते, वृद्धि करते, उसे क्या कहते हैं, जलोप विधि। जैसे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया। मरुद विधि पादप वो है जो प्यारे बच्चों पादप जो केवल अधिकतम ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं, मृद विधि कहलाते हैं। जैसे नागपंथी। समोद विधि वह होता है कि वे स्थलीय पादप जो ना तो विशेष करके सूखे में ना तो विशेष करके नम वातावरण में क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित रखते हैं। यहाँ पे जिसे वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, समोद विधि कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखे। तो डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखेगा। तो आरएनए क्या होता है, एक कुंडली होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडली होता है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है या गुणसूत्र में पाया जाता है ना। इसमें यहाँ पे याद रखने साइटोसिन, यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुआनिन और यूरासिल नामक यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। जबकि इसमें साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन और यहाँ पे ग्वानिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला कि हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है। तो हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है क्योंकि इससे ग्रसित व्यक्ति में केवल एक ही दोष जीन होता है, रक्त में थक्का बनाने वाले प्रोटीन, यानी याद रखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर की क्या होती है, कमी होती है। इन लोगों में साधारण, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे साधारण करने पर भी रक्त बने, यानी साधारण यहाँ पे कट जाएगा ना, यहाँ पे साधारण कटने पर भी, है ना, साधारण कटने पर भी रक्त बहने लगता है, रक्त निकलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया क्या है, एक वंशानुगत रोग है ना। इसमें क्या होता है कि अगर किसी रोगी को हल्का सा कट भी जाएगा और वहां से क्या होगा, खून निकलना बंद ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हरित क्रांति क्या है, तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है, इस प्रकार के फलस्वरूप जो बाबू इसमें वृद्धि होती है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, हरित क्रांति कहते हैं। योगदान क्या है, सिंचाई के लिए यहाँ पे उपयुक्त प्रतिबंध होना चाहिए, अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का उपयोग करना,
फसलों को खराब तथा नुकसान होने से क्या बचाना, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, हरित क्रांति है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बहुत तेजी में हमने पढ़ाया है 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बिल्कुल नहीं समझाया, हमने सिर्फ पढ़ के बताया हुआ है, थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा ये हम आपको अभी जस्ट बता दे रहे हैं, बस 2 मिनट वेट, 1 मिनट वेट करिए। ये कहां पे मिलेगा अभी हम आपको जस्ट बताएंगे, आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और सभी बच्चे यहां पे आके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और करके इसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। देखिए आपको क्या करना है, अभी जस्ट हम आपको बताते हैं, बस इसको सेव हो जाने दीजिए, उसके बाद से हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। इतना तेजी में तो कभी सब्जेक्टिव हम पढ़ाए ही नहीं है, बहुत तेजी में समझाए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बाबू अभाव है, आपके पास अभाव है किस चीज का, तो बाबू याद रखना है कि टाइम का अभाव है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो फटाफट से रिवीजन करना ही है, एकदम फटाफट से सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि समझा चुके हैं इस सारे क्वेश्चन को, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन लाया गया है, मतलब गेस कर करके, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर रखना है। और इसका पीडीएफ आप कहाँ से बिल्कुल फ्री में सभी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप नहीं डाउनलोड कर पाइएगा, ये गारंटी है, ठीक है, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है और लिखना है यहाँ पे क्या, आस्क बोर्ड, क्या लिखना है, ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च करिए। सबसे पहला वेबसाइट आएगा आस्क बोर्ड, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहला वेबसाइट आएगा आस्क बोर्ड, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पीडीएफ, देखिए कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो बाबू घर बैठे पैसे कमाए, यहाँ पे इस पे आना है, ठीक है। आइएगा तो नीचे यहाँ पे 1 मिनट वेट करना है, जैसे ही आप 1 मिनट वेट करिएगा तो नीचे यहाँ पे लिखा होगा यहीं पे कि यहाँ से डाउनलोड करें बायोलॉजी के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।